हेलो स्टूडेंट, कल के पीरियड में हमने देखा था कि प्रथम भारतीय महिला जो एवरेस्ट शिखर पर पहुंचकर जिन्होंने दुनिया के सामने अपना नाम और देश का नाम भी ऊंचा किया था, उनका जीवन परिचय और उनकी एवरेस्ट यात्रा का एक छोटा सा हमने अंश देखा। साथ ही साथ हमने देखा कि माउंट एवरेस्ट इस शिखर के बारे में हमने जानकारी हासिल की कि इस यात्रा में हमें किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो आज हम करेंगे इस पाठ की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा और जानेंगे बचेंद्री पाल का इस एवरेस्ट शिखर अभियान में पहला कदम। अभियान की शुरुआत हुई 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू की हवाई जहाज यात्रा से। बचेंद्री अपने अभियान दल के लोगों के साथ 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू की ओर हवाई जहाज से चल गई, परंतु उनके पूर्व एक मजबूत अग्रिम किसे कहेंगे, जो पहले से पहुंचा हुआ एक दल जो वहां काठमांडू पहले ही पहुंच गया था, जो इन अभियान के शुरुआती कुछ कार्य करने वाला था, जो पहले पहुंच गया था, जिससे कि वह लिखिका कहती है कि जिससे कि वह हमारे बेस कैंप यानी उनका पहला पड़ाव जहां से इस शिखर यात्रा की शुरुआत होने वाली थी, तो इस बेस कैंप में वो पहले से पहुंच गया था और वहां पहुंचने पर उन्होंने दुर्गम यानी वो रास्ता जो बहुत कठिन हो, जहां से गुजरना इतना आसान नहीं है, और हिमपात यानी बर्फ का गिरना, क्योंकि जाहिर सी बात है कि माउंट एवरेस्ट एक बर्फीला पहाड़ है, तो वहां पर आए दिन वहां पर बर्फ की बारिश होती रहती है। तो इस मुश्किल जगह के रास्ते को साफ करने का कार्य ये अग्रिम दल कर रहा था, जो बचेंद्री और उनके अभियान दल के लोगों से पूर्व ही वहां पर पहुंच गया था। बचेंद्री काठमांडू के नमचे बाजार इस क्षेत्र में अपने अभियान दल के लोगों के पास पहुंचे। नमचे बाजार एक शेरपा लैंड है जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। नेपाल का ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है जहां से इस अभियान की शुरुआत होने वाली थी। अधिकांश शेरपा, क्योंकि वहां रहने वाले जो समुदाय के लोग हैं उन्हें शेरपा समुदाय के लोग कहे जाते हैं, और ये वे लोग हैं जो इस अभियान में शामिल होने वाले लोगों के लिए सहायता करते हैं, उनको उस यात्रा में उनके साथ साथ आगे चलते हैं, जो मार्गदर्शन भी करते हैं। तो इसलिए इस नमचे बाजार इस स्थान को शेरपा लैंड भी कहा जाता है। तो अधिकांश शेरपा इसी स्थान से और यहीं के आसपास के गांव के होते हैं। यह नमचे बाजार में था जहां से बचेंद्री पाल ने पहली बार एवरेस्ट शिखर को बहुत नजदीक से देखा था, और उन्हें नेपालियों के द्वारा दिया गया सागरमाथा, उन्होंने माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, सागरमाथा। तो इस सागरमाथा यह नाम काफी अच्छा लगा। तो सागरमाथा क्यों कहा गया, तो सागर यानी समुद्र और माथा यानी ऊंचा जो शिखर होता है, यानी कि हिमालय का ये जो अंश है माउंट एवरेस्ट वो समुद्र के तल से काफी ऊपर है, इसलिए इसे क्या नाम दिया गया, सागरमाथा। तो बचेंद्री को नेपालियों के द्वारा दिया गया ये नाम बहुत पसंद आया। उसके बाद जब उन्होंने एवरेस्ट को बहुत गौर से देखा तो उन्हें एवरेस्ट शिखर की ऊंचाई पर कुछ एक फूल के आकार का एक ध्वज लहराते हुए देखा। कभी आपने देखा होगा कि हमारा जब तिरंगा लहराता है तो हवाओं के साथ वो कितनी खूबसूरती से लहराता है। तो दूर से उन्हें उस शिखर पर एक ध्वज जैसा कुछ लहराता हुआ देखा और उन्हें पता चला कि वह क्या है, एक बर्फ का फूल है, जिसे क्या कहा जाता है, प्लूम। तो प्लूम अर्थात क्या, प्लूम अर्थात बर्फ का फूल, जो 150 किलोमीटर से अधिक गति से चलने वाली हवाओं के कारण बनता है। आपने कभी बर्फ के गोले वाले को देखा होगा, वो क्या करता है कि एक बर्फ के टुकड़े को उस मशीन में रखकर उसको
रफ करता है, घिसता है और ठीक उसके नीचे से आपको वो बर्फ के बारीक बारीक टुकड़े दिखाई देते हैं। और जब वो उसको दबाता है तो उसका फिर से एक सुंदर सा गोला तैयार हो जाता है। क्योंकि ये हम सभी जानते हैं कि बर्फ के जो छोटे छोटे कण होते हैं वो फिर से जुड़ जाते हैं, उसको दबाने से जुड़ जाते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर शिखर पर बहुत तेज गति से हवाएं चलती हैं और उस हवाओं की रफ्तार कितनी होती है? 150 किलोमीटर। इतनी तेज गति से जब हवाएं चलती हैं तो पहाड़ पर बिखरा हुआ सारा बर्फ जो बहुत हल्का उल्का होता है वो हवाओं के साथ भी बहने लगता है और यहाँ से वहाँ उड़ने लगता है, और जिसके कारण वह जब आपस में टकराते हैं तो उसका एक चिपक जाता है, उसके जो बर्फ के कण हैं आपस में चिपक जाते हैं और जिसके कारण वहाँ पर जो एक बड़ा सा प्लूम तैयार होता है वो एक फूल के आकार का दिखता है। इसलिए लेखिका को वो प्लूम एक फूल के समान लगा और कहा जाता है कि कभी कभी वह प्लूम का आकार 10 किलोमीटर से भी अधिक लंबा हो सकता है। तो आगे देखते हैं कि आगे उन्होंने क्या क्या देखा। अब जैसे ही वह बेस कैंप पहुंचे, वहां पर जाने के बाद उन्हें पता चला कि इस यात्रा में उन्हें कई सारे पर्वतीय तूफानों को झेलना पड़ेगा। इतनी आसान ये यात्रा नहीं थी। अब ये फिर भी बचेंद्री ने अपनी कठिन चुनौतियों के साथ सामना करना चाहती थी। बड़े साहस के साथ वह इस अभियान में शामिल हो गई थी। अब ये इस तरह के बर्फीले तूफान आखिर क्यों होते हैं? तो मौसम खराब होने के कारण इस तरह के तूफानों का सामना एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाले सभी पर्वतारोहियों को इसका सामना करना पड़ता है। ये वहां के अभियान के कई खतरों में से एक खतरा माना गया है। 26 मार्च को लेखिका और उनका दल पेरिस इस स्थान पर पहुंच गया। उन्हें वहां पर पहुंचने के बाद उन्हें एक दुखद समाचार मिला। क्या था वो दुखद समाचार? कि हिमस्खलन यानी लैंडस्केपिंग यानी कि पहाड़ का टूटकर गिरना, बर्फीले पहाड़ का टूटकर गिरने के कारण वहां उनके अग्रिम दल के जो 16 शेर्पाओं का जो एक दल था उसमें से एक शेर्पा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला और 4 शेर्पा कुली घायल हो गए। खम्बो हिमपात यानी बर्फ का खंडों का गिरना पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते पर लोसे की तरफ से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान खिसक आई थी। लोसे ये माउंट एवरेस्ट के पास ही की एक पहाड़ी है। तो उस पहाड़ी से एक पहाड़ का एक टुकड़ा नीचे खिसकने के कारण जिसमें दबकर एक शेर्पा कुली की मृत्यु और 4 शेर्पा कुली घायल हो गए। अब ये घटना तो कोई बहुत ज्यादा खुशी की नहीं थी। एक तो एवरेस्ट जैसे कठिन अभियान में वो जा रही थी, साथ ही साथ सभी पहली बार महिला वर्ग जा रहा था और पहली बार वो सब इस अभियान में शामिल हो रही थी। तो ये सारी चीजें उनके हौसले और हिम्मत को कम करने के लिए ये सारी घटनाएं बहुत थी कि कैसे आगे क्या होगा। ऐसे ही शुरुआत में ही अगर ऐसा हो गया तो इंसान का हौसला थोड़ा कम हो जाता है। तो बचेंद्री और उनके दल के लोगों के चेहरे पर इस तरह के भाव आ गए तो थोड़े से भयभीत हो गए। लेकिन इस समाचार से सभी के चेहरे पर एक अवसाद यानी एक प्रकार की परेशानी और दुख के भाव उनके चेहरे पर छा गए। लेकिन उनके इस अभियान दल के जो प्रमुख नेता थे जिनका नाम है कर्नल खुल्लर, तो कर्नल खुल्लर ने उनके साहस को बढ़ाते हुए उनको ये समझाया कि इस तरह के कठिन अभियान में जब हम शामिल होते हैं तो जाहिर सी बात है कि इस तरह के खतरों का सामना हमें कदम से कदम पर आएगा ही। तो ऐसे समय में कई बार हम घायल हो सकते हैं, तो कभी कभी हमें मृत्यु का सामना भी करना पड़ेगा। तो ऐसे में हमें इस सारी घटनाओं को सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए। देखिए, जब कोई किसी दल का कोई नेता जब इस तरह की साहसपूर्ण बातें करता है तो दल के सभी लोगों को क्या मिलता है? थोड़ा हौसला मिलता है। तो यहाँ पर भी बचेंद्री को कर्नल खुल्लर की बातें सुनकर वो हौसला मिला, जिसके कारण उन्होंने तय किया कि चाहे अब कुछ भी हो वह इस अभियान में आगे बढ़ेगी।
लगता है कि आज के इस पाठ में हम यहीं तक रुकेंगे, लेकिन फिर से एक बार हम दोहराते हैं कि हमने आज के इस पाठ में हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने देखा कि माउंट एवरेस्ट से जुड़ी हुई कुछ रोचक बातें, साथ ही साथ बचेंद्र पाल जी का जीवन परिचय, साथ ही साथ इस अभियान में बचेंद्र का दिल्ली से काठमांडू का आना, फिर अग्रिम दल के कार्यों की जानकारी, साथ ही साथ वहां पर हिमपात के कारण, हिमस्खलन के कारण शिल्पा कुलियो का घायल हो जाना, साथ ही साथ सागरमाथा और प्लूम को देखना। सागरमाथा इस नाम को उन्होंने पहली बार सुना, तूफानों के बारे में जाना। तो ये सारी चीजों को उन्होंने देखा और समझा। तो आज के लिए बस इतना ही। पाठ का अगला अंश हम अगले